हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MTR टेक्नोलॉजी IPO के बारे में। क्या आपको उसको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो गाइस, MTR टेक्नोलॉजी बेसिकली इज अ हैदराबाद बेस्ड कंपनी एंड बेसिकली कंपनी का काम क्या है? ये कंपनी प्रिसिशन इंजीनियरिंग डोमेन में काम करती है सिंस 1999 से। कंपनी क्या बनाती है? कंपनी बेसिकली कंपोनेंट्स बनाती है और इक्विपमेंट्स बनाती है। किस इंडस्ट्री के लिए? डिफेंस के लिए, एरोस्पेस के लिए और एनर्जी सेक्टर के लिए। कंपनी की 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है हैदराबाद और तेलंगाना में। तो अब हम इस वीडियो में MTR टेक्नोलॉजी को रिव्यू करने के लिए 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि MTR टेक्नोलॉजी के लिए क्या की ग्रोथ फैक्टर्स है जो इस बिजनेस को, इसके रेवेन्यू को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर हम ये देखेंगे कि इसके हर्डल्स क्या है, इस बिजनेस में क्या हर्डल्स है, इसको आगे रेवेन्यू में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। और तीसरा मेरा सजेशन कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा। तो गाइस, अब हम बात करेंगे कुछ की ग्रोथ फैक्टर्स की MTR IPO के लिए। तो गाइस, MTR का जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें लगभग न्यूक्लियर सेक्टर के लिए 14 प्रोडक्ट्स है और आपके 6 प्रोडक्ट्स है स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के लिए और 3 हैं आपके क्लीन एनर्जी सेक्टर्स के लिए। आज की डेट में जो कंपनी की ऑर्डर बुक पोजीशन है वो लगभग 356 करोड़ की है। कंपनी का जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, दैट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 दैट इज दी 25.03। लास्ट 3 इयर्स का जो एवरेज है EPS दैट इज 20.95। फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो मार्जिन है दैट इज स्टेबल है, वो 14.4% है। लास्ट 9 मंथ्स का जो एंडेड दिसंबर 20 वो है 15.8%। हालांकि जो मार्जिन है इनका 2019 का जो मार्जिन था वो 21.1% था, तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा मार्जिन गिरा है, बट फिर भी ओवरऑल कंपनी ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस। अगर इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो दे मीट्स दी वैलिड द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बेसिकली मीट्स दी वैलिड रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर, डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर। एंड दिस इज द रीजन इनका जो क्लाइंट साइज है, जो इनके क्लाइंट्स है उसमें नाम आते हैं इसरो, NPCL, DRDO और कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं इनके, ब्लूम एनर्जी, राफेल और इवन इसराइल में भी डिफेंस सेक्टर को भी ये सपोर्ट उनका इनका क्लाइंट है। और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको गाइस कि न्यूक्लियर सेक्टर, न्यूक्लियर सेगमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस वजह से इनको न्यूक्लियर सेक्टर से काफ़ी अच्छे रिवेन्यू कमाने का मौका है। रीज़न क्यों? क्योंकि सर देखो, अभी रिसेंटली इंडिया की पॉलिसी अनाउंस हुई थी, उसमें मुताबिक इंडिया इज प्लानिंग टू डबल इट्स न्यूक्लियर कैपेसिटी फ्रॉम 6.26 गीगाबाइट टू 11.5 गीगाबाइट इन द नियर टर्म। एंड इसी के इसी के लिए गवर्नमेंट हैज सैंक्शन 10 फ्लीट रिएक्टर्स जिनका जो कैपेसिटी होगा लगभग वो 7000 मेगावाट होगा। अब क्योंकि MTR हैज़ बीन सर्विसिंग द न्यूक्लियर सेक्टर फॉर मोर देन 35 ईयर्स और इन्हीं की स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में। आई थिंक 15-20 साल से काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इनका क्लाइंट है और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक मेजर कंट्रोलर है। आपके इंडिया में जितने भी रिएक्टर्स उनको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका बेनिफिट मतलब ये एक प्लस पॉइंट है किनके लिए? MTR के लिए। तो इसलिए MTR के लिए एक मेन की पॉइंट है, न्यूक्लियर सेगमेंट से काफ़ी अच्छा रिजल्ट और काफ़ी अच्छी रेवेन्यू कमाने का मौका है। दूसरा जो मेजर बेनिफिट है, की फैक्टर है, इंडिया रिसेंटली बैंड इंपोर्ट ऑफ 101 डिफेंस बेस्ड आइटम्स, ताकि जो डोमेस्टिक लेवल पर एक मैन्युफैक्चरिंग बेस मिल सके, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ में एक डोमेस्टिक हब बन सके। और डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के मुताबिक ये है कि अब जो भी नॉर्मली 50% इंडिजिनियस कंटेंट, मतलब जो लोकल प्लेयर्स है, आपके जो इक्विपमेंट्स है वो खरीदे जाएंगे। और FDI में भी बढ़ोतरी दी गई है, 74% की FDI इंक्रीज की गई है फ्रॉम द 49% अंडर द ऑटोमेटिक रूट। तो वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस MTR को बेनिफिट मिलेगा।
तीसरा जो है गाइस, एमटीआर इज अ की सप्लायर ऑफ मिशन क्रिटिकल असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स टू कस्टमर विद इन द स्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट। अब क्योंकि इनकी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रही है, लगभग 9 साल से इनका क्लाइंट है इसरो एंड डीआरडीओ। और मैं आपको बता दूं, उन इसरो डीआरडीओ के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, उनकी मिशन उनकी मिसाइल प्रोग्राम्स पे भी काम करता है एमटीआर। एमटीआर उनको उसके लिए भी इक्विपमेंट्स देता है। एक बता दूं मैं आपको कि आपने शायद सुना होगा मंगलयान मिशन के बारे में, तो आपने काफ़ी अच्छे से सुना होगा, उस पर तो मूवी भी बनी थी। जो मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेसक्राफ्ट का जो इंजन था PSLV C-25 जो इसरो को सप्लाई किया गया था, वो एमटीआर ने ही सप्लाई किया था। ठीक है, इसी के साथ में इसरो इज आल्सो प्लानिंग 321 सैटेलाइट मिशन इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, जिसमें आपके कौन कौन से मिशन है? चंद्रयान 3, गगनयान, आदित्य 1। तो ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इसरो ने ये भी बोला है कि इसमें 70% जो ऑर्डर्स मिलेंगे अब जो भी स्पेस मिशंस हो रहे हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स को मिलेंगे, डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स को। तो एमटीआर को यहाँ पे भी बेनिफिट मिलने का बहुत फायदा है। मतलब ये रिवेन्यू साइड से बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ आने वाले फ्यूचर में रिवेन्यू साइड्स पे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है एमटीआर के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट इसी के साथ में आपका क्लीन एनर्जी पे भी फोकस कर रही है। गवर्नमेंट ही नहीं, इवन इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी इज आल्सो टारगेटेड फॉर क्लीन एनर्जी। और काफ़ी सारे बजट एलोकेशन हो रहे हैं, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स को, ताकि एक फ्यूल सेल मार्केट डेवलप हो सके। और काफ़ी सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है जैसे कि अंडर आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया कैंपेन, जिसमें डोमेस्टिक प्लेयर्स जो कि डिफेंस सेक्टर में एक मजबूती आ सके डिफेंस सेक्टर के लिए, और इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज को फ़ायदा मिल सके, उसके लिए भी एक इनिशिएटिव ले जा रहा है। और ताकि एक बेसिकली क्लीन एनर्जी के लिए वाई दे आर डूइंग दिस, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश हाइड्रोजन फ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब दिस इज द इनिशिएटिव फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमी, नॉट ओनली द इंडियन गवर्नमेंट साइड एज वेल। और इसमें ब्लूम एनर्जी जो यूएस की कंपनी है, दे हैज साइंड MOU साइन किया हुआ है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ में टू डिप्लॉय फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, जिसमें मेजर जो फ्यूल होगा नेचुरल गैस ऐसा फ्यूल होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्लूम एनर्जी एक बहुत बड़ा मेजर क्लाइंट है एमटीआर के लिए, जो मैं भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे। अभी आपको पूरा मैं इसका कंपनी के प्रोस्पेक्टस में दिखाऊंगा क्यों बता रहा हूँ मैं ब्लूम एनर्जी के बारे में। क्लीन एनर्जी में ब्लूम एनर्जी का बहुत मेन रोल है, MOU साइन किया हुआ है। और ब्लूम एनर्जी से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है एमटीआर को। 3 मेजर क्लाइंट्स में से ब्लूम एनर्जी जो इंटरनेशनल क्लाइंट है इनका, वहाँ से बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है। एमटीआर इनके लिए करता क्या है, क्योंकि सर ब्लूम एनर्जी आपका बेसिकली फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो इनके लिए पावर यूनिट्स और हॉट बॉक्सेस, हाइड्रोजन बॉक्सेस और इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाता है ब्लूम एनर्जी के लिए। तो इनका जो मेजर क्लाइंट है, इससे मेजर रेवेन्यू आता है। अब हमने ये कुछ की पॉइंट्स की बात कर ली है, मैं आपको हर्डल्स में दिखाऊंगा। तो अब हमारी बात करते हैं कि इस बिजनेस में क्या क्या हर्डल्स है, क्या क्या दिक्कतें हैं, रिवेन्यू साइड पर क्या क्या दिक्कतें हो सकती है फ्यूचर में। अब जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कंपनी की जो मेजर डिपेंडेंसी है वो ब्लूम एनर्जी पे है। ब्लूम एनर्जी जो इंटरनेशनल कंपनी है, वहाँ से मेजरली रेवेन्यू आता है। और इनके साथ में इनके बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, क्योंकि एक नीश ही ऐसा है, मतलब ये स्पेस ही ऐसा है जिसमें बहुत सारे क्लाइंट्स नहीं हैं, तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं और जहाँ से इनका मेजरली रेवेन्यू आता है। मैं आपको वो 1 मिनट मैं इनकी ही खुद की प्रोस्पेक्टस में जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है उसमें मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, आप भी इसको रेफर कर सकते हो, इसमें पूरी डिटेल्स ही मिलेंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे दिखेगा आपको फिस्कल 2018 में ब्लूम एनर्जी से इनका 49.14% रेवेन्यू आया। 2019 में भी 61% रेवेन्यू आया इनका, और 2020 में भी इनका 64%। 2019 में अभी जो लास्ट Q3 का रेवेन्यू भी ब्लूम एनर्जी से आया। तो इनका जो मेजरली रेवेन्यू है ब्लूम एनर्जी से आया है, मतलब ये ब्लूम एनर्जी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इनकी रेवेन्यू। और इन्होंने खुद ने प्रोस्पेक्टस पे बोला हुआ है कि दे आर रिलायंस ऑन द लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर फॉर देयर बिजनेस एंड दैट जनरली इन्वॉल्व सेवरल रिस्क, and this risk may include but not limited to reduction, delay or cancellation of order from their top 3 clients। मतलब अगर कुछ भी डिले होता है, कैंसिलेशन होता है, कुछ भी रीज़न की वजह से,
तो जिसकी वजह से इनके बिजनेस पर, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस पर उसका अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है, मतलब कंपनी की रेवेन्यू साइड पर। तो ये एक थोड़ा सा हर्डल है बिजनेस को लेके। दूसरा कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि कंपनी डिपेंडेंट है, इनकी जो रेवेन्यू डिपेंडेंट है मोस्टली ऑर्डर्स फ्रॉम दी एनपीसीआई, इसरो एंड डीआरडीओ। मैंने जैसे अभी यहाँ पे रेवेन्यू देखा, ब्लूम एनर्जी से आता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 3 मेजर क्लाइंट्स है। 80% रेवेन्यू, 80 से 85% रेवेन्यू इनका इन्हीं 3 क्लाइंट से आता है। बाकी छोटा मोटा थोड़ा बहुत अलग से आता होगा, लेकिन इसका जो मेजरली रेवेन्यू वो इनसे आता है। अब जैसे कि स्पेस डिफेंस सेक्टर में ये एफडीआई की लिमिट इंक्रीज की गई है ताकि एक कंपटीशन मिल सके, ग्लोबल प्लेयर आ सके, और इसकी वजह से हो सकता है प्रियोरिटाइजेशन, फंड का रियलाइजेशन, बिजनेस डाइल्यूट हो सकता है, बिजनेस की रेवेन्यू डाइल्यूट हो सकती है बाकी बिजनेसेस के साथ में, जिसका इम्पैक्ट इन एडवर्सली इम्पैक्ट पड़ सकता है इनके आने वाले टाइम पर फ्यूचर में। मतलब ये सिर्फ मैं आपको हर्डल्स बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा जो रीजन है गाइस, जो हर्डल है इनके लिए, वो है कि कंपनी रिलाई ऑन दी परचेज ऑर्डर्स टू गवर्न दी वॉल्यूम एंड अदर्स। ये बहुत जरूरी है जानना आप लोगों के लिए। मैं इनकी ही प्रोस्पेक्टस में आपको दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पे मेंशन है कि वी डू नॉट हैव अ लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट विद अवर कस्टमर्स, इंस्टेड रिलाई ऑन शॉर्ट टर्म परचेज ऑर्डर्स टू गवर्न द वॉल्यूम। यानी इनका कोई लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट किसी क्लाइंट के साथ नहीं है। बहुत शॉर्ट टर्म परचेज ऑर्डर्स मिलते हैं और उसके बेसिस पर ये अपने जो भी रॉ मटेरियल है उसके बाद ये परचेज करते हैं। तो इनका कोई लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट किसी के साथ नहीं है। तो इनको, हालांकि इनकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, 9 साल 15 साल से काम कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, लेकिन जैसे ही ये सेक्टर और थोड़ा सा मेटेरियलाइज होता है, मैच्योर्ड होता है, तो कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली रेवेन्यू डाइल्यूट होगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी आल्सो ट्राइंग टू फोकस ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑन, और इसीलिए एफडीआई लिमिट बढ़ा दी है। तो ये थोड़ा सा एक हर्डल हो सकता है आने वाले टाइम पर। हालांकि इनकी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब इसी तरीके से इनकी वॉलेटिलिटी रॉ मटेरियल साइड पे भी इनके जो जो सप्लायर्स है वो बहुत लिमिटेड है। मतलब इनके बहुत सप्लायर, 4 से 5 सप्लायर्स है जो लिमिटेड सप्लायर्स है। मेजरली हर फाइनेंशियल्स में देखो यहाँ पे दिख सकता है 70 से 60 से 65% सप्लाई रॉ मटेरियल इनका वहीं से सप्लायर है। तो एक कहीं ना कहीं सप्लाई साइड पे भी इनको इम्पैक्ट आ सकता है फ्यूचर में। मैं देखो ये सिर्फ आपको हर्डल बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि अच्छा आईपीओ नहीं है। मैं खुद इस आईपीओ में लगाने वाला हूँ, बिलीव मी, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से और अभी मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से काफ़ी अच्छा आईपीओ है। लेकिन सब फिर भी हर्डल्स पता होने चाहिए, इसलिए हर्डल्स बता रहा हूँ। तो सप्लायर साइड में भी काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स है, तो एक प्राइसिंग फैक्टर का इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि जब आप सप्लायर, लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स है, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है, तो वहाँ पे प्राइसिंग का बहुत फर्क पड़ सकता है। लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स है अवेलेबल, प्राइसिंग का इनका कोई क्योंकि डील भी किससे करते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेंटर इसरो से करते हैं, डीआरडीओ से करते हैं, तो वहाँ पे इनको प्राइस का नेगोशिएशन भी प्राइस ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकते, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख सकते, वो चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वजह से ये भी एक इनके लिए एक हर्डल है। एक लास्ट पॉइंट और बता दूं, कंपनी ने खुद ने अपने प्रोस्पेक्टस में डिस्कस किया हुआ है, सिर्फ हालांकि बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने खुद ने अनाउंस किया हुआ है कि we are unable to trace some of our historical corporate records, and that's why we cannot assure you that no legal proceedings or regulatory actions will be initiated against our company in future in relation to missing corporate records which may impact our financial conditions and reputations। यानी कुछ समय पहले इनकी कंपनी फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसकी वजह से इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए थे, खो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो कोई एश्योरिटी नहीं है कि इन पर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती या कोई रेगुलेटरी एक्शन नहीं लिया जा सकता। फ्यूचर में लिया जा सकता है बिकॉज ऑफ द मिसिंग कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स, जिनका इम्पैक्ट इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस पे आ सकता है। ये सिर्फ एक रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है वो मैंने आपको बताया है। अब हम फटाफट बातें कर लेते हैं, मेरा क्या सजेशन है, मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा। तो गाइस देखो, इस कंपनी का जो पी रेशो है फॉर द 2021 दैट इज द 51.76,
ऑन द एस्टिमेटेड अर्निंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। तो वैल्यूएशन पैरामीटर्स के हिसाब से स्टॉक ओवर प्राइस्ड है, बट कंसिडरिंग द प्रॉफिट मार्जिन, ऑर्डर बुक वैल्यू और एक्सपोर्ट अपकमिंग ऑर्डर्स विद द 50% एक्सपोर्ट, नीस मार्केट प्लेयर है, डिफेंस में, स्पेस में, न्यूक्लियर में, और गवर्नमेंट इज आल्सो मच स्पेशली फोकस्ड और सपोर्ट कर रही है इस इंडस्ट्री को, इस इन बिजनेस प्लेयर्स को, तो डेफिनेटली इसका फायदा तो मिलेगा। और इसी साथ में ये ग्रे मार्केट में ये बेसिकली आईपीओ आपका अच्छे मार्जिन, अच्छे प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, लगभग 1000-1500 के प्राइस पर ये ग्रे मार्केट में आपको ये ट्रेड हो रहा है। तो 40% के आसपास का लिस्टिंग मुझे गेन लग रहा है कि 40 से 45% का लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है इसमें। तो अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना है और मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा आईपीओ है, आपको इसमें लगाना चाहिए। लिस्टिंग गेन अच्छा मिल सकता है क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा मिल रहा है, और मीडियम टर्म के लिए फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं कंपनी के, ऑर्डर बुक वैल्यू ऑलरेडी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। अब फटाफट बातें कर लेते हैं कुछ आईपीओ इशू डिटेल्स की, बेसिक जो डिटेल्स है। 3 तारीख को आईपीओ आ रहा है, 5 तारीख को आपका क्लोज हो जाएगा, 10 रुपीज़ का पर इक्विटी शेयर है, 574 to 575 रुपीज़ का पर इक्विटी शेयर है, 26 का लॉट होगा। टोटल साइज इसका लगभग 596 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू होगा 123 करोड़ का, और 472 करोड़ होंगे आपके जो शेयर होल्डर्स अपने इक्विटीज बेच रहे हैं। और ये पैसा कंपनी अपने, इन कंपनी का जो डेट भी काफ़ी नहीं है, मैं बता दूं आपकी कंपनी के पास ज़्यादा बोरिंग्स नहीं है, बहुत कम बोरिंग्स है, तो कंपनी पैसा यूज़ करने वाली अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए और अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये छोटी सी बेसिक ब्रीफ डिटेल थी, क्या क्या की ग्रोथ फैक्टर्स है और क्या क्या हर्डल्स है बिजनेस के लिए। बाकी तो इसके बारे में आपने बहुत सारे रिव्यूज़ वीडियो देख ही ली होगी ऑलरेडी। तो बस इतना ही था, आने वाले टाइम पे हम और भी वीडियोस बनाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहां पहुंचाना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।